हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डीएलएड के इस यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो होने जा रहा है दोस्तों। तो इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रत्येक वीडियो को आप सीरीज बाई सीरीज देख सकते हैं, ठीक ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस से आप लोग प्रैक्टिस करिए, है ना। सफलता ज़रूर मिलेगी सर। हाँ, भले आप लोग कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम आप सभी से आसानी तरीके से निकल जाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों सीबीटी एग्ज़ाम है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि आपको कंप्यूटर से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसका भी एक्सपीरियंस हम लोग आपको पहुंचा देंगे किस तरीके से होता है। बस आप लोग दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऑनलाइन भी टेस्ट लिया जाएगा जैसे आपके एग्ज़ाम में लिया जाएगा, एकदम सेम टू कॉपी उसी तरीके से टेस्ट की भी व्यवस्था है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों सामान्य विज्ञान का यहाँ पे पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं। कहता है व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह होता है, यानी व्यक्ति दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है। समतल, अवतल, उत्तल या अवतल दोनों प्रकार के लेंस को, है ना, दर्पण को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण को। किसका यूज करता है? अवतल दर्पण को। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। और आप लोग को साफ साफ यहाँ पे नोटिस में लिख दिया गया है दोस्तों कि जो भी सवाल रहेंगे वो माध्यमिक, है ना, माध्यमिक लेवल के सवाल रहेंगे, है ना। कुछ इंटरमीडिएट भी रहेगा, आप लोग को ऐसा नहीं है कि माध्यमिक कह दिए तो माध्यमिक ही रहेगा, इंटरमीडिएट भी रहेगा, ठीक ना, क्योंकि आप लोग ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इंटरमीडिएट लेवल पर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेनी चाहिए कि अवतल दर्पण दोस्तों क्या होता है, उसका परावर्तक सतह क्या होता है दोस्तों? धंसा हुआ रहता है। यहाँ से एक और सवाल याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो फोकस दूरी होता है दोस्तों वह नेगेटिव होता है। किसका? अवतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव होता है, ठीक ना, है ना, ध्यान रहे। चलिए इसका और भी उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, है ना, गाड़ी के हेडलाइट में। डॉक्टरी जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर लोग, कौन डॉक्टर लोग? डेंटिस्ट, जो दांत देखता है ना, छोटा सा देखिएगा, इतना वो गोल रहेगा, इतना वो डंटी लगल रहेगा, तो वो देखता है, इसमें ये अवतल दर्पण रहता है ताकि वो बड़ा देख सके उस बीमारी को कि कहाँ क्या बीमारी है, ठीक ना। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग को समझाइए, है ना। एक्स किरणें, वाई किरणें, माइक्रो तरंग और क्या दोस्तों? रेडियो तरंग। तो कहता है इनके लिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे कम वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे सबसे ज़्यादा वाला, ऑप्शन के आधार पर। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट होगा, है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले, ये फर्स्ट नंबर पे इसको सबसे ज़्यादा हो जाएगा ना। हाँ, सबसे ज़्यादा मुँह जिधर के खुला रहेगा, बढ़ते क्रम में कर देते हैं इसको। पहला नंबर पे रेडियो तरंग आ जाएगा, उससे ज़्यादा माइक्रो तरंग हो जाएगा, और उससे ज़्यादा हमारा एक्स किरण होगा, और सबसे ज़्यादा गामा किरण होगा। यानी दोस्तों कह सकते हैं 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं दोस्तों, मैच कर गया ना। यानी कि दोस्तों कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो गामा किरण का, ऑप्शन के आधार पर, ठीक ना। बाकी ये सीरीज़ तो आप लोग को पता लग ही गया होगा। अब अगला सवाल आप लोग के बीच में है, यहाँ देखिए ये सवाल कहता है महिला सेक्स हार्मोन है ना, जो महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है दोस्तों? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटॉक्सिन। तो जो महिला सेक्स हार्मोन होता है दोस्तों वह क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक ना। एक और मैं बता देता हूँ, ये तो एक सेक्स हार्मोन हुआ दोस्तों, दूसरा सेक्स हार्मोन का नाम क्या है दोस्तों? प्रोजेस्टेरॉन, है ना। प्रोजेस्टेरॉन ये क्या है दोस्तों? महिलाओं का मुख्य सेक्स हार्मोन है, ठीक ना। अगर पुरुष की बात करें दोस्तों, है ना, कि पुरुष में सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो वह टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि पुरुष में पाया जाता है, ठीक ना। और हार्मोन्स हमारे शरीर के केमिकल मैसेजर्स हैं, केमिकल को मैसेज पहुंचाते हैं इस तरीके से, ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट को पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, है ना। ये जो बीमारी है दोस्तों पार्किंसन बीमारी जो है, इसके उपचार के लिए किसको दोस्तों नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से जो पुरस्कृत किया गया था वो व्यक्ति का नाम था, वो था आल्फ्रेड कार्लसन, है ना, आल्फ्रेड कार्लसन। देखिए ये बीमारी होता क्या है, देखिए ये जो बीमारी है ना दोस्तों, हाथ ये पूरे शरीर में क्या होता है दोस्तों, कपकपी उत्पन्न होता है। इसी रोग के कारण उत्पन्न होता है कपकपी, ठीक है। और ये जो कपकपी है ना, यह जो रोग है यह हमारे डायरेक्ट नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे लाजवाब सा सवाल है, 65 करता है, यानी कि 5वां ही ना। अधातुओं में कौन सा द्रव है। अधातुओं में द्रव की बात करें केवल ब्रोमीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन, केवल फास्फोरस। अधातुओं में कोई द्रव नहीं होता है। तो याद रहे दोस्तों, अधातु में पूछा जा रहा है तो केवल और केवल ब्रोमीन होगा, जो कि साधारण टेम्परेचर पे भी यह क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह हैलोजन तत्व है। ब्रोमीन क्या है दोस्तों, एक हैलोजन तत्व है, ठीक ना, हैलोजन तत्व है ना। यह 17 वर्ग में आता है। इसके एटॉमिक नंबर की बात करें दोस्तों तो इसका 35 होता है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे धातु के बारे में, है ना, कि धातु में कौन सा होगा, ये अधातु में बात किए दोस्तों, और धातु में कौन सा होगा, तो धातु में याद रखिएगा मरकरी होगा, ठीक ना, जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, एल्काइन का सामान्य सूत्र। ये सब सवाल तो आप लोग को पता ही होगा सर, एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन कौन सा सही होगा, बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बताएं उन सभी विद्यार्थियों का सही है, CnH2n-2। CnH2n-2 ये किसका है, एल्काइन का सूत्र है। यह त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है ठोस में चल सकने वाली तरंगे, ठोस अवस्था में, है ना, ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन कौन से है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें दोस्तों, ठोस अवस्था में दोनों ही चलेगा, अनुदैर्ध्य भी चलेगा, अनुप्रस्थ भी चलेगा। एक को होता है कि मीडियम की आवश्यकता होता है, एक को मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। तो जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है वो भी चलेगा, मीडियम मिल गया तो और तेज चलेगा, दोनों में से एक ही बात होगा ना, या हो सकता है धीरे चलेगा लेकिन चलेगा जरूर। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों ही सॉलिड स्टेट में चलेगा, गमन करेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68 कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है दोस्तों, है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो 1 वेबर होता है, याद रखेंगे वेबर होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो ये टेस्ला हो जाएगा, ठीक ना। ये हमेशा क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का होता है, ये आपका वेबर चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट होता है। 1 वेबर बराबर, है ना, 1 वेबर बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 टेस्ला बट्टा में 1 मीटर स्क्वायर, है ना, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट होता है। अगला है दोस्तों, अगला सवाल है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा, जीजे मेंडल, जोहान इनवेजिलिस्ट, पुरकिंजे, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक। तो देखिए ये जो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वह जोहान इनवेजिली, है ना, इनवेजिलिस्ट पुरकिंजे ने कहा था, ठीक है। पुरकिंजे याद रखेंगे ज़्यादा शॉर्टकट में, ठीक है, जोहान आगे से और पीछे से पुरकिंजे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये देखिए अगला सवाल बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट है, ध्वनि का वेग एवं तापमान, है ना, परम ताप में संबंध, है ना। ध्वनि का वेग यानी वेलोसिटी और परम ताप में क्या संबंध है सर। उम्मीद है ये सब सवाल आप लोग को पता होगा, ये सब थ्योरी पार्ट है सर, ये सब जितने सवाल आप लोग के बीच में दिख रहा है ये थ्योरी पार्ट है। तो वो हो जाएगा दोस्तों, जो वेलोसिटी होता है वह परम ताप के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। जो टेम्परेचर होगा उसका रूट चढ़ेगा तब जा कर के वेलोसिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक ना। चलिए
अब अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि असंरक्षित बल का उदाहरण। असंरक्षित बल इनमें से कौन सा है? घर्षण बल, श्यान बल, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें दोस्तों, देखिए असंरक्षित बल जो है ना, वह क्या है? घर्षण बल भी है, श्यान बल भी है। यदि किसी बल के प्रभाव में एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य नहीं हो तो उसको हम लोग असंरक्षित बल कहते हैं, ठीक ना। यानी एक और लहजे में कह सकते हैं किया गया कार्य, ठीक ना, या वस्तु के गतिज में कोई परिवर्तन न होता है ना, वस्तु के गतिज ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो तो उसे हम लोग असंरक्षित बल कहते हैं, ठीक ना। तो ये दोनों ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त में से दोनों। अगला सवाल है, कहता है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके कारण है ना दूधिया रंग का हो जाता है? तो उम्मीद है ये सारे स्टूडेंट को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के कारण, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ जी, जो विद्यार्थी लाइक और शेयर नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले रहेंगे, ठीक ना, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द बहुत सारे अब वीडियोस आने स्टार्ट होंगे इसी चैनल पे आप लोगों के लिए। पॉलीथीन प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? पॉलीथीन प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तो एथिलीन के बहुलीकरण से। किसके? एथिलीन के बहुलीकरण से। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को बताए हैं उन सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे सही जा रहा है। तो चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए दोस्तों, है ना। पानी की कठोरता, है ना, पानी की कठोरता का कारण है, यानी पानी की कठोरता का रीज़न क्या है सर? तो मालूम है ये सवाल आप लोग को बहुत बार पूछा भी जाता है। तो सवाल है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होने के कारण। कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो लवण पाया जाता है इसी के कारण पानी कठोरता होता है, और सरफ और साबुन क्या करता है? उस कठोरता को दूर करता है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ देखिए 75 कहता है ना, 75 नंबर कहता है क्या है? फिनॉल फेथलीन, है ना, फिनॉल फैथलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होगा। इसका क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होगा दोस्तों? तो वह रंग होगा गुलाबी। कैसा रंग होगा? गुलाबी। तो ध्यान रहेगा ना आपसे, है ना। फिनॉल फैथलीन का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होगा? गुलाबी होगा, ठीक है। अम्ल में कैसा होगा? रंगहीन होगा, ठीक ना। अम्ल में कैसा होगा? रंगहीन होगा, ठीक है। चलो बाकी लिटमस वाला पता है ना, अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है और लाल लिटमस को कुछ भी नहीं करता है, लेकिन क्षार दोस्तों, है ना, क्षार दोस्तों नीला लिटमस को कुछ नहीं करेगा और लाल लिटमस को नीला कर देगा, ठीक ना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76 कहता है अम्ल A, B, C और D 4 गो अम्ल है जिसका pH मान दोस्तों क्रमशः 2, 3 और 4 दिया हुआ। 4 गो का 4 तरह का pH मान है, 1, 2, 3, 4। इसमें से सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? तो शक्तिशाली अम्ल कौन सा है दोस्तों? तो जो 7 से कम होगा, 7 से कम वाला, है ना, सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। तो बताइए 7 से कम कौन है? सब 7 से कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है शक्तिशाली, तो सबसे 7 से कम कौन है? 1 है। तो यानी 1 किसका है? A का है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा में A है। यानी A वाले भाई साहब का जो अम्ल है वो हमारा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा। अगला सवाल कहता है दोस्तों उन पशुओं को क्या कहा जाता है? उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशु दोनों खाते हैं? तो पता है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वाहारी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वाहारी कहेंगे। चलिए हाँ, अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 कहता है इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है ना। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सभी को पता है, कार्ल नीलियस को, है ना, कार्ल लिनियस को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वनस्पति विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं सर, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ किसे कौन सा है? तो वायु जो है दोस्तों अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि यह मिश्रण भी एक तरह से सवाल पूछा जाता है, मिश्रण। तो वायु हमारा क्या है दोस्तों? एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन सब है। हम लोग जो ले रहे हैं सांस वो हम लोग वायु ले रहे हैं, लेकिन हमारा बॉडी का ऐसा बनावट है कि वहाँ से केवल और केवल ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट आज का सवाल है आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। हमारे शरीर में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होगी? है ना, कब होगी न्यूनतम? तो जब हमारा शरीर
है ना, ज़मीन पर लेटने पर, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह ज़मीन से कनेक्टेड होगी, है ना, तो जा कर के ज़मीन में जा कर के रेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।